हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने चैनल में सीबीएसई क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर 2 देखने वाले हैं, जो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो हैं आप लोग एक्साइटेड? तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आपके चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक आता है फ्लोरा एंड फौना के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि फ्लोरा क्या होता है। फ्लोरा होता है ऐसे प्लांट्स जो किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं। ठीक है, यानी फ्लोरा बिलोंग्स टू द प्लांट्स एंड फौना बिलोंग्स टू द एनिमल्स विच लिव्स इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं ज़्यादा हम। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड एस्टिमेटेड टू बी 1.6 मिलियन। इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे बिगेस्ट और रिचेस्ट कंट्री है। किसके किसके टर्म में? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म में। और इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज़ होता है उसका 8% जो है पूरे वर्ल्ड का ऑक्यूपाई करता है हमारा इंडिया। ठीक है, स्पीसीज़ के टर्म में, जो कि अप्रॉक्स कितना है? 1.6 मिलियन। दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, यानी ये कभी कभार 2 गुना और 3 गुना होते रहते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरिंग ऑफ स्पीसीज़। ठीक है, जो कि स्पीसीज़ डिस्कवर हो चुके हैं उसके बेस पर कभी कभार ट्वाइस या फिर कभी कभार थ्राइस जो होते हैं ये स्पीसीज़ बढ़ते घटते रहते हैं। दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, और इसे इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स को कोई तरीके की परेशानी ना हो या फिर कोई भी इसका हंटिंग ना करे। एटलीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन थ्रेटेंड लिस्ट। ठीक है, जो कि इंडिया का जो जैसा रिकॉर्ड है उसमें से 10% जो है वो फ्लोरा है, वाइल्ड फ्लोरा, और 20% जो है वो उसके मैमल्स हैं। ठीक है, उसको उसी कैटेगरी में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया गया है किसके बेस पर? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, IUCN का फुल फॉर्म है। ये जहाँ तहाँ आपको MCQ में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत काम आएगा। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसके बेस पर स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया गया है। देखते हैं कौन कौन से कितने तरह के टाइप्स में इसको क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है नॉर्मल स्पीसीज़, दूसरा है इंडेंजर्ड स्पीसीज़, तीसरा है वुल्नरेबल स्पीसीज़, फोर्थ है रेयर स्पीसीज़, फिफ्थ है इंडेमिक स्पीसीज़, सिक्स्थ है एक्सटिंक्ट स्पीसीज़। इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मल स्पीसीज़ क्या होता है। नॉर्मल स्पीसीज़ हुच पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल। यानी ऐसे स्पीसीज़ जिन्हें जो बिल्कुल अपने जिस पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं उनको उस पार्टिकुलर एरिया से किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होती है, या फिर उन्हें एक मस्ती भरा जीवन वो जीते हैं। ठीक है, यानी उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है कि वो उनका कोई हंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके के एग्जांपल आपको मिल जाते हैं। कैटल हो गए, गॉट हो गए। ठीक है, ये आराम से क्या करते हैं? ग्रेजिंग करते रहते हैं लैंड पर। ठीक है, इन्हें कोई किसी से डर वर नहीं है या फिर किसी से इनका मतलब नहीं है। ठीक है, ये आराम से नॉर्मल रहते हैं और अपने आप को बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेजिंग करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या होता है। These are species which are in danger of extinction, decline in their population due to some negative factors। अब ये जो स्पीसीज़ होते हैं वो इनके लिए जो है वो खतरे वाली बात होती है। जैसे आप लोगों ने देखा कि नॉर्मल में खतरे वाली बात नहीं होती है, वो आराम से ग्रेजिंग करते हैं पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में और वहाँ पर वो अपने लाइफ को जीते हैं। उसी तरह से जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है इनके ऊपर खतरा मंडराया रहता है। ठीक है, यानी क्या हो रहा है कि जो पॉपुलेशन में जो इसका पॉपुलेशन है वो क्या कर रहे हैं कि इसके जो नेगेटिव फैक्टर्स होते हैं उनके वजह से क्या हो रहे हैं कि ये धीरे धीरे जो है वो एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे अगर इनका पूरी तरीके से ध्यान ना रखा जाए, इन्हें प्रोटेक्ट करके ना रखा जाए। एग्जांपल देख लीजिए, ब्लैक बक, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैकेक, संगाई एट्सेट्रा। ये सब आ जाते हैं हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। अब देखते हैं वुल्नरेबल स्पीसीज़ क्या होता है। These species whose population has declined to level from where it is likely to move into endangered category in the near future if the negative factor continue to operate। ठीक है, अगर हम नेगेटिव फैक्टर अगर और अपने आप को बढ़ा देते हैं तो जो स्पीसीज़ है जिनका पॉपुलेशन क्या हो रहा है कि धीरे धीरे घटता चला जा रहा है और ये जो वुल्नरेबल स्पीसीज़ हैं वो भी इंडेंजर्ड में आ जाएंगे अगर इनका प्रॉपर केयर ना किया जाए। ठीक है, इंडेंजर्ड में ऐसे स्पीसीज़ आते हैं जिनके ऊपर खतरा रह सकता है, कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं इस दुनिया से।
ठीक है। यही हमारा होता है वुलनरेबल स्पीसीज। अगर इनका केयर किया जाए तो ये हमारे इंडेंजर्ड कैटेगरी में आने से बच जाएंगे, लेकिन अगर हम निगेटिव फैक्टर का यूज करते हैं तो वो वुलनरेबल स्पीसीज जो है वो हमारा इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप लोग हंटिंग करना बंद करिए, ठीक है। आपको नहीं कह रहे हैं, जो करते हैं उनको बोल रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक, डॉल्फिन एट्सेट्रा। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके किसके, वुलनरेबल स्पीसीज़ के। इनका प्रॉपर केयर रहना जरूरी है, नहीं तो ये इंडेंजर्ड में आ जाएंगे और इनको भी खतरा हो सकता है ख़त्म होने का। अब जानते हैं रेयर स्पीसीज़ क्या होता है। Species with a small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factor affecting them to continue to operate। ठीक है, ये भी वही स्पीसीज़ है जिसका पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा अगर इसको हम नेगेटिव फैक्टर में अगर अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। अगर इसको हम हंटिंग करते हैं किसी भी स्पीसीज़ का, रेयर स्पीसीज़ का, तो ये हमारे आ जाएंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में या फिर वुलनरेबल कैटेगरी में। और ये आकर के क्या करेंगे, हमारे जो उसका जो पर्टिकुलर जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से क्या होंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पर से चले जाएंगे इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो आप लोगों ने यहाँ से देखा कि जो रेयर स्पीसीज़ है वो थोड़ा सा हाई अमाउंट ऑफ स्पीसीज़ होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पीसीज़ हैं, ठीक है। इनको थोड़ा जो है वो कम खतरा है। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं वुलनरेबल स्पीसीज़, जिनको थोड़ा इससे ज़्यादा खतरा है ख़त्म होने का, और उससे भी खतरनाक होते हैं हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है कि वो दुनिया से क्या हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लें रेयर स्पीसीज़ का, तो एशियाटिक बुफेलो, ठीक है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, डिजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल, ठीक है। अब जानते हैं एंडेमिक स्पीसीज़ के बारे में। These are species which are usually found in some particular area, usually isolated by natural और geographical barrier। ये ऐसे स्पीसीज़ हैं, ठीक है, जो किसी एक पार्टिकुलर जगह पर रहते हैं, ठीक है। ये आपको कहीं पे भी दिखने को नहीं मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया आपका मैंने अगर देख दिया तो यहाँ पर हो गया अंडमान टिल, निकोबार पिजियन, यानी अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के ये लोग स्पीसीज़ हैं जो कि उसी एरिया में दिखेंगे। आपको इस इलाके में कहीं पे भी नहीं दिख जाएंगे, ठीक है। यानी इंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच आर फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरिया। एग्जांपल हो गया अंडमान टिल, निकोबार पिजियन। अब जानते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज के बारे में। दीज आर स्पीसीज व्हिच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरिया वेयर दे मे अकर्स। अब ये स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट का मैंने आपको बताया था मीनिंग अभी जस्ट। एक्सटिंक्शन क्या होता है कि यानी किसी भी स्पीसीज़ का ख़त्म हो जाना, दुनिया में कहीं पे भी ना रहना, ठीक है। तो यानी ये ऐसे स्पीसीज़ हैं जो पहले से ही ख़त्म हो जा चुके हैं, तो ये आपको कहीं पे भी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। एग्जांपल हो गया आपका डोडो, ये है आपका लेफ्ट हैंड साइड में डोडो, और जो सेकंड एग्जांपल है वो है पैसेंजर पिजियन, ठीक है। कबूतर, आपको ये जो कबूतर दिख रहे हैं पैसेंजर पिजियन, ये भी आपको के ख़त्म हो चुके हैं, ये आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना। अब कुछ नेगेटिव फैक्टर्स तो हो सकते हैं ना कि जिसके कारण जो फ्लोरा और फोना है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। फ्लोरा जो है यानी प्लांट्स जो है, प्लांट्स को काटे जा रहे हैं, फोना को यानी एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, हंट करके उसको ख़त्म करने के प्रयास में लगे हुए हैं लोग। इसके भी कुछ नेगेटिव फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसके कारण ये हो रहा है। तो देखते हैं क्या है उसके नेगेटिव फैक्टर्स। द ग्रेटेस्ट डैमेज ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा इन कॉलोनियल इंडिया। सबसे बड़ी बात है जो हमारे इंडिया में जो फॉरेस्ट लगे हुए हैं उनको डैमेज होने का कारण ये है कि लोग क्या कर रहे हैं कि उसको काट करके वहाँ पर रेल की पटरियाँ बिठा रहे हैं, इंडस्ट्री वहाँ पर खड़े कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर एक जो है बहुत सारा स्पेस क्लियर करके क्या कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री खड़े कर रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, रेलवे का ट्रैक बिछा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो अगर रेलवे का ट्रैक अगर बिछाना है तो ये तो ज़रूरी है कि जो हमारा ट्रैवलिंग है वो आसान हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसका एक्सेस यूज़ करेंगे, रेलवे का पटरी अगर चारों तरफ बिठा देंगे तो जो हमारा प्लांट्स और एनिमल्स है, ठीक है, इस सब पे इफेक्ट पड़ेगा। उनके एनिमल्स के लिए रहने का जगह नहीं मिल पाएगा, प्लांट्स के लिए प्लांट्स नहीं रहेंगे तो वहाँ पर फिर लकड़ी को काटने में, ठीक है, वहाँ पर उसके कारण जो उससे जो स्पीसीज़ आती हैं, फल फ्रूट आते हैं, वो आने में दिक्कतें होंगी, ठीक है। Agriculture expansion continues to be one of the major causes of depletion of forest resources between 1951 and 1980, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात दी गई है, जो हमारा फॉरेस्ट है उसका डिप्लीशन का कारण, आपको ये कारण जो मैंने अभी आपको बताया रेलवे ट्रैक वाला, ये आपको ज़्यादा अधिकतर देखने को मिलेंगे 1951 एंड 1980 में। यहाँ पर क्या किया जा रहा था उस टाइम पे, जो फार्मर्स एग्रीकल्चर कर रहे थे उनको हटा करके उनको हटा दिया जाता था और वहाँ पर वो ज़बरदस्ती उनका लैंड को
लैंड को छीन करके वहाँ पर रेलवे के ट्रैक बिछा दिया करते थे, रोड बना दिया करते थे उस रोड पे, और इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया जाता था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे of India, over 26,200 square kilometer of forest area was converted into agriculture land all over India, and the population burden on agriculture sector is 49% of total population of India. जो आपको एक रेंज आपको दिया गया है यहाँ पर 26,200 स्क्वायर किलोमीटर, ये फॉरेस्ट का एरिया है इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया एग्रीकल्चरल लैंड में। ठीक है, यानी इस एरिया को यहाँ पर कर दिया गया कि यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर ही किए जाएंगे इतने स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और यहाँ पर कोई हंटिंग नहीं कर सकता है, ना यहाँ पर कोई पेड़ काट सकता है। अगर कोई इसे काटेगा तो उसके लिए उसको पेनल्टी लग सकती है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो यानी इसी के लिए जो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें उसको आपका हो गया 49% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। यानी इंडिया का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 49% जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को दे दिया गया। कुछ और है नेगेटिव फैक्टर्स देख लेते हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट सिंस 1951। ओवर 5,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, बड़े बड़े स्केल के डेवलपमेंट के लिए क्या किए जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं, और वहाँ पर फॉरेस्ट की कमी होती जा रही है। फॉरेस्ट की कमी क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर जंगलों को काटा जा रहा है। ठीक है, जंगल को काटा जाएगा तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, इंडस्ट्री को डेवलप की जाएगी, और उसका जो रेंज है 1951 का रेंज अगर आंकड़ा आपको बताएं तो वो है 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये जो है वहाँ पर क्या किया गया था, रिवर वैली प्रोजेक्ट बनाने के लिए वहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया था, यानी काट दिया गया था, और वहाँ पर रिवर वैली का प्रोजेक्ट बनाया गया था। माइनिंग इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन। माइनिंग जो भी है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है कारण है। यानी जो पेड़ की कटाई जो होती है उसका भी एक इम्पोर्टेंट कारण है हमारा माइनिंग क्या होता है, माइनिंग होती है ज़मीन की खुदाई। एक्सेस अमाउंट में अगर खुदाई भी होगी तो वो भी हमारे लिए जो है वो इफेक्ट करेगी किस पे, इन्वायरमेंट पे। ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा। The Buxa Tiger Reserve in the West Bengal is seriously threatened by the ongoing dolomite mining। ठीक है, जो बुक्सा टाइगर जो है रिजर्व, यानी क्या हुआ, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा था कि ओवर माइनिंग हो रही थी। ओवर माइनिंग यानी ज़मीन की एक्सेस खुदाई हो रही थी, तो क्या किया गया, बुक्सा टाइगर जो है वो वेस्ट बंगाल में एक रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पर वहाँ पर नाम रख दिया गया, और इसको रिजर्व कर दिया गया कि कोई इसमें हंटिंग नहीं करेगा, कोई यहाँ पर पेड़ नहीं काटेगा। ठीक है, या फिर कोई भी प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिग्रेडेशन फैक्टर बिहाइंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज आर ग्रेजिंग, फ्यूल एंड वुड कलेक्शन। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिग्रेडेशन यानी लैंड का डिग्रेड होने का जो फैक्टर है, जो हमारा फॉरेस्ट का डिग्रेड होने का फैक्टर है, जो प्लांट्स का डिग्रेड होने का फैक्टर है, वो है हमारा फॉरेस्ट का रिसोर्स। अगर सबसे पहले हमारी ज़रूरत है फ्लोरा का होना, फ्लोरा नहीं होगा तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी धरती पर सर्वाइव करना। ठीक है, इसके क्या किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काट करके फ्यूल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और लकड़ी का कलेक्शन करके वहाँ पर इंडस्ट्री के लिए सप्लाई किया जा रहा है, जिससे हमारे जो हैं वो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब देखते हैं इफ़ नेगेटिव फैक्टर्स नॉट डिक्लाइन। ठीक है, और ये जो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स मैंने आपको बताया, इसको अगर नहीं हटाया गया तो क्या हो सकता है, इससे इट विल कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। बहुत ही जो उनकी तबीयत है लोगों की वो बिगड़ सकती है, उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में जो लोग रह रहे होंगे उनको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ डिग्रेडेशन सच एज सेवर ड्राउट और डिफॉरेस्टेशन इंड्यूस्ड फ्लड्स एट्सेट्रा। और इसके अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो वहाँ पर अधिकतर अमाउंट में बारिश नहीं हो पाएगी। बारिश अगर नहीं होगी तो क्या होगा, वहाँ पर फ्लड्स आएंगे, बाढ़ आ जाएंगी तो हमारे लाखों जो विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, उनको वहाँ पर ले डूबेगी। इसलिए ये जो हमारा नेगेटिव फैक्टर होता है उसको इसको ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पॉवर्टी इज़ द डायरेक्शन आउटकम्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन। अगर अगर पेड़ काटे जाएंगी तो वहाँ पर जो उस पेड़ के यानी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉरेस्ट से ही अपना जीवन यापन करते हैं, हंटिंग कर करके, उनको भी दिक्कतें आ सकती हैं, और इससे क्या हो सकता है, गरीबी आ सकती है। ठीक है, किसी भी विलेज में किसी लकड़ी नहीं होगी तो वो चूल्हे पे खाना नहीं पका पाएंगे। इससे सबसे क्या हो सकती है, पॉवर्टी, गरीबी आ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब फॉरेस्ट को कंजर्व भी किया जा सकता है। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ यानी एनिमल्स को भी
सबको कंजर्व किया जा सकता है। अब क्या प्रोसेस है कंजर्व करने का वो देखते हैं। कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाटर एयर एंड सॉइल। इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। जो हमारा कंजर्वेशन है, जो हम अगर हम फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा मेन नीड ज़रूरत है, ठीक है, जो हमारी बेसिक ज़रूरत है हमारे लाइफ सपोर्ट के लिए, वो है पानी, हवा और मिट्टी यानी ज़मीन। आप जिस पे रह रहे हो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सॉइल, एयर को आपका होना ज़रूरी है और वाटर को होना ज़रूरी है। ये आपके मेन नीड्स होती हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स और एनिमल के लिए भी यही ज़रूरतें होती हैं ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। In 1960 to 1970, conservations demanded a national wildlife protection program. The Indian Wildlife Protect Act was passed in 1972. और इसी को देखते हुए हमारी सरकार ने क्या किया कि जो फॉरेस्ट का जो कोई पार्टिकुलर एरिया का क्या कर दिया उन्होंने कि उसको रिजर्व में डाल दिया, एक एक्ट ला दिया जिससे क्या हो सकेगा, उस फॉरेस्ट के पार्टिकुलर एरिया में बाउंड्री दे दिया जाएगा और वहाँ पर उसके अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। बिना परमिशन गवर्नमेंट के परमिशन के कोई भी उस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। जिसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रिजर्व कर दिया है, उसके अंदर कोई नहीं आ सकता है। और इससे क्या होगा कि हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उसमें हाई अमाउंट ऑफ इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा और लोग आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग। और जो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ होते हैं उनको वो ख़त्म होते जा रहे हैं किसके कारण से, हंटिंग होने से। क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग सब मिल करके, आप लोग देखते भी होंगे डिस्कवरी चैनल पर क्या होते हैं कि अलग अलग टाइप के जो स्पीसीज़ होते हैं जो उनको क्या कर दिया जाता है, हंटिंग कर दिया जाता है, ठीक है, बड़े बड़े तलवार से काट दिए जाते हैं। और उसी कारण क्या होता है कि कुछ स्पीसीज़ हैं जो इंडेंजर्ड में आ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया कुछ और देख लेते हैं। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट ऑफ रेस्ट्रिक्शन ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। कुछ प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ हाजिर किए हैं ताकि वो जो हमारा ट्रेड है वो भी हमारे लिए आसानी से हो सकेगा। रेस्ट्रिक्शन हमारा जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको एक हैबिटेट मिल पाएगा और वहाँ पर वो आसानी से रह सकते हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं मिल पाएगा। सेंट्रल एंड मैनी स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। सेंट्रल और कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने भी इस्टेब्लिश किया है, कुछ नेशनल पार्क बना दिए गए, कुछ एनिमल्स के लिए सेंचुरी बना दी गई ताकि वो उस पार्टिकुलर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वहाँ पर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाए और वहाँ पर किसी को अलाउ ना किया जाए कि वहाँ पर वो जाकर किसी का हंटिंग करे, प्लांट्स या फिर एनिमल्स का, प्लांट्स का डिफॉरेस्टेशन ना करे और एनिमल्स का हंटिंग ना करे। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल। अब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ अनाउंस कर दिए कि जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ एक प्रोजेक्ट्स बना दिए गए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हो गया प्रोजेक्ट टाइगर को भी उस पार्टिकुलर जो उन्होंने अनाउंस किया प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में रखा गया प्रोजेक्ट टाइगर, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है प्रोजेक्ट टाइगर का। अब देखते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट के टाइप्स देख लेते हैं कि फॉरेस्ट कितने तरीके के होते हैं और जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज। इन इंडिया मच ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर इधर ओन्ड और मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग घूमने के लिए जाते हो, कभी भी सुबह शाम कभी भी, तो आप लोग यहाँ पर रोड के साइड में आप लोग देखते होंगे पर्यावरण वन विभाग बिहार सरकार रोड के साइड में लगा हुआ होता है। तो ये क्या होता है, जो फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट करता है ना वो गवर्नमेंट करता है, जो कि एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसके लिए मीटिंग की जाती है ताकि फॉरेस्ट को किस तरह से रिजर्व किया जा सकता है, किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, ठीक है, यही सब होती है इनमें। अब देख लेते हैं रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम में। व्हाट इज़ रिजर्व फॉरेस्ट? मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले आप लोग समझिए कि रिजर्व फॉरेस्ट, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि रिजर्व, आप लोगों ने पढ़ा था रिजर्व रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर में, उसी तरह से रिजर्व फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिसको रिजर्व कर दिए गए हैं। रिजर्व कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की मीटिंग किस होकर के क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी पार्टिकुलर फॉरेस्ट को रिजर्व कर देती है ताकि इसमें कोई हंटिंग ना करे आकर के, ना ही कोई जो एनिमल्स होते हैं उनको परेशान करे, ना ही प्लांट्स को वहाँ पर काटने की इजाज़त होती है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो आधे से ज़्यादा जो उसका फॉरेस्ट है इंडिया के अंदर, उसको वहाँ पर क्या कर दिया गया है, रिज़र्व कर दिया गया है।
आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न, ताकि किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स को दिक्कतें ना हो और वो आसानी से सर्वाइव कर सकें, ठीक है, खुले इन्वायरमेंट में सांस ले सके और जी सके। रिजर्व फॉरेस्ट ये होता है। अब देखते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऐसे फॉरेस्ट जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, ठीक है। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब जो बिल्कुल भी उसमें ऐसे फॉरेस्ट जिसमें बिल्कुल भी किसी की अनुमति ही नहीं है कि वो उसके अंदर जाए और वहाँ पर किसी फॉरेस्ट को काटे या फिर एनिमल्स को हंट करे। लेकिन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऐसा फॉरेस्ट है जिसके अंदर आप बोल सकते हो कि किसी को अनुमति तो नहीं है, लेकिन जो पर्सन उस पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है जहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, तो उनका जीवन यापन तो उन्हीं फॉरेस्ट से कम चलता होगा, हंट करते होंगे बेचारे। तो उनके लिए क्या कर दिया गया है, थोड़ी थोड़ी सी अनुमति दे दी गई है कि वो हफ्ते में 2-3-4 बार वो जा सकते हैं और वहाँ से हंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर हंट नहीं करेंगे तो वो फिर वो जो उस पार्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन एंड आर डिक्लेयर्ड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो इंडिया में है वो इंडिया का 1/3 पार्ट, ठीक है, जो टोटल फॉरेस्ट का जो 1/3 पार्ट है उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में डाल दिया गया है, ताकि किसी को उस पार्टिकुलर एरिया से किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एग्जांपल दिख रहा होगा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, यहाँ पर इस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, बांध लगा दिए गए हैं। अब आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। आप लोगों ने देखा रिजर्व फॉरेस्ट, आप लोगों ने देखा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, दोनों को यहाँ पर क्लासीफाई किया गया था और इसको क्लासीफाई नहीं किया गया है, इसलिए इसका नाम है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। यानी ऐसे फॉरेस्ट जिसके अंदर सभी को इजाज़त है कि उस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, चाहे कम्युनिटीज़ हो, चाहे वो हमारे हंट करने वाले पर्सन हो, ठीक है, कोई भी लोग इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल जा सकते हैं। दीज आर अदर फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़। यानी जिसका भी मन करे वो उसके अंदर जा सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर, यानी ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। अब आती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है चिपको मूवमेंट, ठीक है। इट वाज स्टार्टेड इन 1973 बाय सुंदर लाल बहुगाना टू प्रिवेंट द फॉरेस्ट। चिपको मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम खिजोड़ी विलेज इन राजस्थान। एक बात बताओ कि आप लोगों जो भी आप लोग यहाँ पर राजस्थान में रह रहे होगे, वहाँ पर एक खिजोरी विलेज होता होगा, ठीक है। वहाँ पर क्या कर दिया गया, चिपको मूवमेंट लाया गया। चिपको मूवमेंट क्यों लाया गया, जो कि लाया गया 1973 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि चिपको मूवमेंट कब लाया गया, तो 1973 आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या किया गया कि जो लोग फॉरेस्ट को काटने के लिए आ रहे थे उस पार्टिकुलर एरिया में, खिजोड़ी विलेज में, ठीक है, तो वहाँ पर जो वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनके बारे में पता था कि फॉरेस्ट को यहाँ पर काटना मना है, कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्स है उसको एक्ट लाया गया था और इसको वहाँ पर बांध लगा दिया गया है, यहाँ पर किसी को अलाउ नहीं है। तो वहाँ पर जो लोग ज़बरदस्ती काटने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर पेड़ के चारों तरफ राउंड सर्कल करके उन्होंने पैर को घेर लिया और उन्होंने बताया कि अगर तुम्हें पेड़ काटना है तो हमारे ऊपर से पहले हमको काट दो, उसके बाद पेड़ को काटना है। इसके कारण क्या हुआ कि पेड़ को कटाई नहीं हो पाई और वो लोग चले गए, ठीक है। यही आपको पॉइंट इसमें दिया गया है। चिपको मूवमेंट हैव इंस्पायर्ड मैनी इको ग्रुप हेल्पिंग टू शो डाउन द रैपिड डिफॉरेस्टेशन। ये चिपको मूवमेंट है बहुत ही फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ कि बहुत सालों तक डिफॉरेस्टेशन नहीं हो पाई, ठीक है, ऐसे मूवमेंट के कारण। अब आता है लास्ट एक पॉइंट, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है ये, ठीक है। द बीज बचाओ आंदोलन स्टार्टेड इन तेहरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड ड्यू टू कॉजेज ऑफ डिप्लीशन इन वैरायटी ऑफ सीड्स बिफोर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बीज बचाओ आंदोलन जो है वो कहाँ स्टार्ट हुआ, तेहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के तेहरी डिस्ट्रिक्ट में बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है, जो कि ये भी फॉरेस्ट को डिप्लीट होने से, ठीक है, एनिमल्स को हंट होने से उसका जो कॉज है उससे उन्होंने बचाया, ठीक, बीज बचाओ आंदोलन। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आपको जानते होंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, HIV सीड्स डाले जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट्री की जाती है, तो ये सब हम आते हैं हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया बीज बचाओ आंदोलन में कि जो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट हैं, ग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, जिस तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन चला था उसी तरह से हमें बीज बचाओ आंदोलन में भी करना है। किसी को अगर गवर्नमेंट ने कर दिया है कि किसी को वहाँ पर पेड़ काटने की अलाउ नहीं है, एनिमल्स को हंट करने के अलाउ नहीं है, तो हम नहीं ऐसा करने देंगे। These numerous varieties of rice are grown, but after the green revolution on these are only 300 type of rice is grown to protect the varieties of seeds। ये जो कुछ निमरस वेराइटीज़ थे, हमारे चावल के भी आपको कई तरह के टाइप्स होते हैं, पता ही है आपको, कई तरह के आप लोग चावल खाते होंगे, लंबे, ठीक है, थोड़ा छोटे वाले होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, अलग अलग तरीके के राइस होते हैं। उनको ग्रो किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इस बीज बचाओ आंदोलन के अंदर, और यहाँ पर 300 तरीके के राइस जो हैं वो ग्रो किए गए थे, ठीक है, उसके जो सीड्स होते हैं उसके सीड्स के हिसाब से।
The main objective of this program was to show adequate levels of diversified and production without the use of synthetic chemicals are possible and economical। ये जो उसका इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि हमारे जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको डाइवर्सिफाई करें, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स आसानी से रह सकें, वहाँ पर प्रोडक्शन कर पाए वो, ठीक है, सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ ना हो, ठीक है, और वहाँ पर आसानी से लोग रह सकें और इकोनॉमिकली जीवन जी सकें। ये हुआ था बीर बचाओ आंदोलन में। तो ये आपका वन शॉर्ट चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स मैंने खत्म कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ ज्योग्राफी के चैप्टर 3 के साथ, तब तक के लिए बाय।